आज वर्ष का अंतिम दिन है 31 दिसंबर। तो आज का जो एडिटोरियल पर फिर से जो चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है टू गुड टू लास्ट। इट्स अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर 2+2, यानी कि ये जो होता है आपने ये जानते ही होंगे 2+2। ठीक है, ये जो होता है ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज एक्सेसिव टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अनेबल टू अचीव अ रिजल्ट, यानी कि एक ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें जो है आप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे टू वीक टू वॉक, यानी कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। ठीक है, यानी कि ये निगेटिव अर्थ दे रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि टू गुड टू लास्ट, यानी कि ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी से संबंधित जो है हम इस एडिटोरियल का एक लबोलुबाब या कह सकते हैं एक जो एक निचोड़ जो है वो मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत कर दूं। नवंबर 2025 भारतीय उद्योगों के लिए एक शानदार महीना था, जैसा कि आप जानते ही हैं। 25 महीनों में सबसे तेज रफ्तार, विनिर्माण में 8% की उछाल। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह उड़ रही है। लेकिन क्या यह जश्न अस्थायी है? एक्सपर्ट्स इसे फ्लैश इन द पैन कह रहे हैं, यानी एक ऐसी चमक जो जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी गायब हो सकती है। आखिर इस अचानक आई तेजी के पीछे का असली सच क्या है? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, त्योहारों के बाद खाली हुए गोदामों को दुकानदारों ने फिर से भरा। दूसरा, सरकार ने ठीक दिवाली के समय जीएसटी रेट्स घटाए जिससे लोगों ने खूब खरीदारी की। और तीसरा, लंबा मानसून खत्म हुआ तो माइनिंग और बिजली का काम फिर से पटरी पर लौटा। ये सब अच्छे कारण हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेंगे। अगर हम पूरे साल यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर का डेटा देखें तो विकास दर सिर्फ 3.3% ही है, जो महामारी के बाद सबसे कम है। रोजमर्रा की चीजें यानी कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ठीक है, जैसे साबुन तेल की बिक्री में तो 1% की गिरावट आई है, यानी आम आदमी अभी भी संभल कर खर्च कर रहा है। अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां अभी भी पहाड़ जैसी खड़ी है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिए हैं। विदेशी निवेश का बाहर जाना, रुपया का कमजोर होना, जिससे आयात महंगा हो गया है और लोगों की कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी महंगाई। आरबीआई ने भी चेतावनी दे दी है कि आने वाली तिमाहियों में विकास दर 8% से गिरकर 6.5% तक आ सकती है। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था वाकई खतरे में है या यह सिर्फ एक अस्थायी सुस्ती है? सब कुछ जानेंगे विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि यह शीर्षक जो है टू गुड टू लास्ट, और इससे पहले हम एडिटोरियल में जाएं, हम पहले चलते हैं वर्ड्स की तरफ। आइए देखते हैं। तो वर्ड्स में पहला जो वर्ड्स है वो है हेडविंड्स। हेडविंड्स आपने ये बार बार, एक हेडविंड्स होता है एक टेलविंड्स होता है। ये विमान में एक मतलब कि एक पोजीशन होता है जिसमें कि आप हेडविंड्स जो है वो उसकी जो गति को रोकती है, यानी कि बाधा क्रिएट करती है, और टेलविंड्स जो है उसकी गति में हेल्प करती है। ठीक है, तो हेडविंड्स जो होता है ये नेगेटिव फैक्टर्स होता है या ऑब्स्टिकल्स होता है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्लो करता है। तो आर्थिक प्रगति को धीमा करने वाले नकारात्मक कारक या बाधाएं जिसको कह सकते हैं, इसको आप एक बहुत ही अच्छा शब्द है चैलेंजेस, जिसको चुनौतियां कहते हैं। हिंड्रेंसेस यानी कि बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स वही चीज हो गया। एडवर्स विंड्स, टेलविंड्स इसका एंटो हो जाएगा। बूस्टर्स, एडवांटेजेस, फेवरेबल विंड्स। ओके, फ्लैश इन द पैन यानी कि अ सडन बट शॉर्ट लिव्ड सक्सेस दैट डज नॉट कंटिन्यू, यानी अचानक से लेकिन बहुत ही कम समय टिकने वाला जो सफलता है, जो आगे जारी नहीं रह सकता है। ठीक है,
वन हिट वंडर कह सकते हैं इसको, टेम्पररी सक्सेस कह सकते हैं, ब्रीफ स्पार्क कह सकते हैं, फ्लिटिंग ट्रायम्फ कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा सस्टेन्ड सक्सेस, एंड्यूरिंग या एंड्यूरिंग ट्रेंड, लास्टिंग अचीवमेंट या कंसिस्टेंट ग्रोथ। सर्ज का मतलब देखिए उछाल होता है, वृद्धि या गतिविधि में अचानक तेज उछाल, स्पाइक, बूम, जंप, अपस्विंग, राइज। और इसका एंटो हो जाएगा डिक्लाइन, ड्रॉप या स्लंप, फॉल या डिक्रीज। स्लगिश का जो मतलब होगा वो सुस्ती, यानी कि सुस्त, स्लो मूविंग हो गया, लैकिंग एनर्जी हो गया जिसके, ठीक है। और इसका जो साइनो होगा लेथार्जिक होगा, स्लो होगा, लेजी भी कह सकते हैं आप, स्टेगनेंट कह सकते हैं, लैंग्विड कह सकते हैं। और इसका एंटो होगा ब्रिस्क, डायनेमिक, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक। टैपिड जो होता है वो बड़ा शोइंग लिटिल इंथुजियाज्म और वार्मथ, माइल्डली पॉजिटिव एट बेस्ट, यानी कि हल्का उत्साह वाला, कमजोर प्रतिक्रिया वाला, जैसे टैपिड वाटर कहते हैं ना, गुनगुना पानी, ठीक है, जिसको ल्यूकवार्म भी कहते हैं। इसका एक बिल्कुल ही साइनो है। हाफ हार्टेड मतलब कि पूरी तरह से दिल से नहीं, मतलब हाफ हार्टेड करते हैं, इनडिफरेंट करते हैं या माइल्ड। और इसका एंटो हो जाएगा इंथुजियास्टिक, फर्वेंट, पैशनेट या स्ट्रॉन्ग। रिबाउंड का मतलब होता है गिरावट के बाद तेज वापसी या सुधार, अ क्विक रिकवरी आफ्टर डिक्लाइन, या रिकवरी कह सकते हैं, कमबैक कह सकते हैं, रिवाइवल कह सकते हैं, रिसर्जेंस कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा डिक्लाइन, डाउनटर्न, स्लंप या कॉलेप्स। एनोमली का जो मतलब होता है विसंगति कहते हैं इसको, सामान्य से विचलन या असामान्य घटना, जिसको एबरेशन कहते हैं, इरेगुलरिटी कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं या डिविएशन कहते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा नॉर्म, स्टैंडर्ड, पैटर्न या रेगुलरिटी। ओके। कॉन्ट्रैक्शन का जो मतलब होता है वो संकुचन होता है या कमी होता है, किसी चीज में गतिविधि में कमी आता है, आर्थिक गतिविधि में, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और इसका साइनो होगा श्रिंकेजेस या डिक्लाइन या डाउनटर्न या रिसेशन। एंटो होगा एक्सपेंशन, ग्रोथ, बूम, इनलार्जमेंट, ये मतलब बढ़ने के सेंस में है। सस्टेनेबल का मतलब होता है वैसा चीज जिसको बनाया रखा जा सके लंबे समय तक, तो एंड्यूरिंग कह सकते हैं इसका, या फिर वाइबल कह सकते हैं, मेंटेनेबल कह सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं। इसका अनसस्टेनेबल हो जाएगा एंटो, टेम्पररी एंटो हो जाएगा डिप्लीटिंग या फिर शॉर्ट टर्म। बूस्ट का तो मतलब जानते ही हैं, अचानक, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाते हैं जो ना, वृद्धि या सुधार या प्रोत्साहन। तो स्टिमुलस कह सकते हैं आप, अपलिफ्ट कह सकते हैं, पुश कह सकते हैं, इम्पीटस कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा ड्रैग, सेटबैक, हिंड्रेंस या फिर रिडक्शन। फेस्टिव सीजन जो होता है वो क्या होता है, उस मतलब त्यौहार वाला जो मौसम जो होता है, फेस्टिव सीजन, उसको हॉलीडे पीरियड कहते हैं या फिर फेस्टिवल टाइम कहते हैं। फेस्टिव पीरियड जैसे दुर्गा पूजा या फिर दीपावली, ये सब जो है फेस्टिव सीजन में आते हैं, या फिर ईद वगैरह, ये जितने भी है, या क्रिसमस, ऐसे फेस्टिव सीजन में आते हैं सबके। तो ऑफ सीजन हो गया, लीन पीरियड हो गया, नॉन फेस्टिव टाइम जो हो गया, इसका एंटो हो जाएगा। रीस्टॉकिंग जो होता है वो क्या होता है, रीस्टॉकिंग का मतलब होता है फिर से भरना, ठीक है, अपने स्टॉक को फिर से पुनः भरना। तो रिप्लेनिशमेंट हो जाएगा आपका, इन्वेंट्री रिफिल हो जाएगा, रीस्टॉक का होगा। और इसका एंटो होगा डिप्लीशन या फिर स्टॉक रिडक्शन या लिक्विडेशन। वन ऑफ का मतलब होता है हैपनिंग ओनली वंस, एक ही बार होना, ठीक है ना, एक बार का दोहराव ना होने वाला, ठीक है। यूनिक जिसको कह सकते हैं, सिंगल टाइम का, नॉन रेकरिंग हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। इसका एंटो हो जाएगा रेकरिंग, रिपीटेड, ऑनगोइंग, रेगुलर। ओके। रीस्टॉकिंग ये 2 बार आ गया लगता है, 12 में भी है और 14 में है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। एबिंग का मतलब होता है धीरे धीरे कमज़ोर होना या घटना, ग्रेजुअली बिकमिंग वीकर और लेस, जिसको आप वेनिंग भी कह सकते हैं। तो वेनिंग कहिए इसको, फेडिंग कहिए, डिक्लाइनिंग कहिए, सबसाइडिंग कहिए। और इसका एंटो हो जाएगा राइजिंग, सर्जिंग, स्ट्रेंथनिंग और ग्रोइंग। वैगरीज का मतलब होता है अनिश्चितता, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, खासकर वेदर के संबंध में आता है, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होता है। विम्स होता है, फ्लक्चुएशन होता है, कैप्रिसियस होता है, इसी से कैप्रिसियस भी बनता है, जिसका मूड हमेशा स्विंग करता है ना, उसको कैप्रिसियस कहते हैं, ठीक है।
तो इसका एंटो हो जाएगा प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वैसा ड्यूरेबल्स होते हैं, वैसे वस्तुएं होते हैं जो लंबे समय तक टिकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, कार्स, ये सब जो है आपका ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होगा, ठीक है। जैसे ड्यूरेबल गुड्स हो गया, लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट्स हो गया, इसका एंटो हो जाएगा कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स या पेरिशेबल्स या सब्जी, ये सब जो होता है ना। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब क्या होता है? एवरीडे शॉर्ट लाइफ गुड्स, जैसे फूड हो गया, टॉयलेटरीज हो गया, ठीक है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फिर पेरिशेबल्स हो गया, और इसका एंटो हो जाएगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कैपिटल गुड्स। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको आईआईपी कहते हैं, जो एक कंपोजिट मेजर होता है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ का, यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का ये एक मेजर माप होता है, ठीक है। इसको इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडेक्स भी कहते हैं या फिर प्रोडक्शन इंडेक्स भी कहते हैं। इसका कोई नो डायरेक्ट एंटोनिम कोई भी नहीं है इसका एंटोनिम, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन मेकिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे माल से जो सामान जो बनाया जाता है उसको विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, जिसको प्रोडक्शन सेक्टर या फैक्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा सर्विसेज सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। माइनिंग सेक्टर जो होता है वो खनन क्षेत्र होता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, जिसको एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री या क्वायरिंग भी कहते हैं। इसका कोई भी डायरेक्ट अपोजिट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये जो होता है मतलब कि बिजली उत्पादन के सेंस में आता है। ये पावर सेक्टर या एनर्जी जनरेशन, कोई भी डायरेक्ट मतलब कि एंटो नहीं है इसका। हाँ, अपोजिट में एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं है इसका। जीएसटी रिलेटेड बूस्ट जो है वो आपका, यानी कि टेम्पररी डिमांड इंक्रीज ड्यू टू जीएसटी रेट कट्स। जीएसटी रेट कट में जब मतलब कि फेस्टिव सीजन के पहले जो सरकार ने घोषणा की थी कि जीएसटी रेट में कट करेंगे, तो उसके वजह से मतलब कि एक अस्थायी मांग में बढ़ोतरी हुई थी। तो टैक्स कट स्टिमुलस कह सकते हैं, जीएसटी इंसेंटिव कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा टैक्स हाइक बर्डन या जीएसटी ड्रैग। ईयर ऑन ईयर मतलब वर्ष दर वर्ष तुलना जो होती है, तो ईयर ऑन ईयर एनुअल कंपैरिजन या मंथ ऑन मंथ सिक्वेंशियल, इसका एंटो हो जाएगा। कैपिटल गुड्स जो होता है वो पूंजीगत वस्तुएं होती है, गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, यानी कि ऐसा चीज़ें या वस्तुएं जो दूसरे वस्तुओं को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट गुड्स हो जाएगा इसका, प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। इसका एंटो हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स का भी मतलब जान लीजिए, गुड्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण या फिर जो है आपका विकास से संबंधित जो गुड्स होते हैं उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स। अब सॉरी, हाँ, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स कहते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट का गुड्स को कहते हैं गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट्स के जो उत्पादन में जो सामान या वस्तुएं लगती है उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, जिसको सेमी फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है, इनपुट्स कहा जाता है। और इसका एंटो फाइनल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स जो होता है वो गुड्स होता है जो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के काम में आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गया, बिल्डिंग गुड्स हो गया। और इसका एंटो हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स या लग्जरी आइटम्स, राइट। और लास्ट के तीन शब्द और हैं। पोस्ट कोविड-19 जानते ही हैं, कोविड के महामारी के बाद का समय, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि निजी निवेश जिसको कहते हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इसको कह सकते हैं, बिजनेस कैपेक्स कह सकते हैं। और इसको एंटो हो जाएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और फॉरेन कैपिटल जो होता है वो एब्रोड से जो आता है उसी को कहते हैं विदेशी पूंजी। ओवरसीज फंड्स या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, या इसका एंटो कह सकते हैं डोमेस्टिक कैपिटल या फिर लोकल इन्वेस्टमेंट। चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो टू गुड टू लास्ट, यानी कि इतना अच्छा था नवंबर का जो ये आंकड़ा कि वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया या टिक नहीं सकेगा। द हेडविंड्स फेसिंग द इकोनॉमी आर नॉट गोइंग अवे सून। ये हेडविंड्स जो है इसका सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। और इसका जो वर्ब है आर है। और फेसिंग द इकोनॉमी जो है ये बता रहा है, ये पार्टिसिपल में है, यानी कि इकोनॉमी दैट इज फेसिंग द हेडविंड्स आर नॉट गोइंग
अवे सून, यानी कि हेडविंड्स आर नॉट गोइंग अवे सून, यानी कि जो चुनौतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो जल्दी नहीं खत्म होने वाला है, आर नॉट गोइंग अवे सून। India's relatively strong industrial performance in November 2025 बोल रहा है कि भारत का, ये देखिए इंडिया का यानी कि भारत का पजेसिव बता रहा है, रिलेटिवली अपेक्षाकृत, मतलब कि अन्य महीनों की तुलना में अगर देख रहे हैं तो अपेक्षाकृत जो स्ट्रांग मजबूत इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, जो औद्योगिक जो प्रदर्शन था नवंबर 2025 में, विशेषकर स्पेशली ड्रिवन बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खास करके जो है ना ये मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण क्षेत्र के द्वारा संचालित जो ये था, जैसा कि ये था, एज इट वाज, ये क्लॉज है, वाज मोर लाइक है, ये इम्फेसिस के लिए दिया जा रहा है, एज इट वाज मतलब ये इम्फेसिस के लिए दिया रहा है कि जैसा कि ये था, ठीक है। वाज मोर लाइकली अ फ्लैश इन द पैन, ठीक है ना, ये जो है ना एक फ्लैश इन द पैन के जैसा था, मतलब कि एक क्षणिक एक बढ़ोतरी थी, देन द स्टार्ट ऑफ ए कंसिस्टेंट ट्रेंड, इसके बजाय या इसके अपेक्षा कि ये जो है ना एक कंसिस्टेंट ट्रेंड, यानी कि लगातार एक जो ट्रेंड जो चल रहा हो वैसा नहीं था, उसकी शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये एक फ्लैश इन द पैन था। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो इंडेक्स है, सूची है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जिसको आईआईपी भी कहते हैं शॉर्ट में, ग्रू 6.7%, ये कितना बढ़ा? 6.7%, याद रखिएगा, मतलब 7% थोड़ा सा कम नवंबर में, ठीक है, आईआईपी। द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इन 25 मंथ्स, यानी कि 25 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ये रेट था। विद इन दिस, इसके भीतर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये जो आईआईपी के अंदर जो है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो बढ़ोतरी है वो 8% रहा था, ठीक है, जिसके वजह से इतना ऊपर चला गया। विच ऑल्सो वॉज द फास्टेस्ट इन 25 मंथ्स, जो कि सबसे तेज था 25 महीनों में। ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर अगर देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट दिस वुड लुक रिमार्केबल एंड हार्टनिंग, ये जो लगेगा कि ये बड़ा उल्लेखनीय, बहुत अच्छा उल्लेखनीय है, या फिर हार्टनिंग है, मतलब कि संतोषजनक है, स्पेशली खास करके सिंस अक्टूबर 2025 हैड सीन ग्रोथ स्लो टू अ 14 मंथ लो, क्योंकि जो अक्टूबर 2025 जो है उसके बाद से जो है वो देखा गया ग्रोथ को, हैड सीन ग्रोथ स्लो, नीचे आते हुए, टू अ 14 मंथ लो, यानी कि 14 महीने के सबसे नीचे में आते हुए देखा गया। हाउएवर दिस सर्ज इन ग्रोथ, अब कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, ये जो सर्ज हुआ है, ये जो उछाल आया था ग्रोथ में, वॉज मोर लाइकली ड्यू टू सीजनल, ठीक है ना, एंड वन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये किस लिए आया था? ये संभावना उसकी ज़्यादा थी, किसकी? सीजनल, यानी कि मौसमी, यानी कि कुछ मौसम के दौरान, यानी कि जैसे कि आप फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे हुआ, तो ये सीजनल था। एंड वन ऑफ फैक्टर्स, और ये जो कारक था, ये जो एक फैक्टर्स था, वन ऑफ था, यानी कि ये बार बार दोहराया जाने वाला नहीं था, ये वन ऑफ फैक्टर्स था। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, अब अर्थशास्त्रियों के जो अनुसार है या उनके विचार में जो है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पुश जो है, सबसे ज़्यादा जो पुश है, जो एक तरीके से जो इंकरेजमेंट है फॉर ग्रोथ के लिए, वो कहाँ से आया था? फ्रॉम सेलर्स रीस्टॉकिंग देयर सप्लाईज, ठीक है ना, फॉलोइंग द फेस्टिव सीजन, यानी कि जो ये त्यौहार का जो मौसम था उसके बाद जो मतलब कि क्या कहेंगे, उसके जो स्टॉक खत्म हो गए थे, उसको फिर से पुनः जो है उसको जो उन्होंने फिर से सप्लाई को जो है रीस्टॉक किया, उससे ये स्ट्रॉन्गेस्ट पुश मिला, ठीक है ना। तो इकोनॉमिस्ट के अनुसार जो है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पुश कहाँ से आया ग्रोथ के लिए, वो आया सेलर्स, जो बिक्री करता है या विक्रेता जो हैं, वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? रीस्टॉकिंग करना शुरू कर दिया अपने सप्लाईज को, फॉलोइंग द फेस्टिव सीजन, मतलब फेस्टिव सीजन के बाद। द सेकेंड फैक्टर क्या है? दूसरा जो फैक्टर, दूसरा कारक जो है वो क्या है? दैट द गवर्नमेंट टाइम्ड, उसने जो है ना टाइम ऐसा फिक्स किया, ऐसा समयबद्ध किया जीएसटी रेट कट्स को या रिडक्शन को, ताकि जो है ये मेल खा सके फेस्टिव सीजन के दौरान, यानी कि फेस्टिव सीजन के दौरान जो है आम लोग ज़्यादा खर्च करते हैं,
तो जीएसटी रेट उसी समय कट कर दिया गया, जिससे जो है मांग ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इसके वजह से जो है एक बूम आया, एक उछाल आया, इसमें सर्ज आया। दिस टेम्पररी बम्प, ये जो क्षणिक या अस्थाई जो बम्प है, यानी कि जो उछाल था डिमांड में, वुड हैव फर्दर इरोडेड स्टॉक लेवल्स। ठीक है ना, ये जो है वो क्या करता, और ज़्यादा खत्म कर देता स्टॉक्स लेवल को, यानी कि कम कर देता स्टॉक्स लेवल को, विच देन नीड टू बी रिप्लेनिस्ड, जो बाद, विच देन, वो जो तब, ठीक है ना, नीड, जरूरत थी, ये आवश्यकता थी रिप्लेनिश करने की, मतलब रीस्टॉक करने की, उसको फिर से भरने की। इनफैक्ट द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वास्तव में अगर देखें तो ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, जो लंबे समय तक के जो चलने वाला जो सामान होता है, जैसे फ्रिज, कार, गाड़ी, ये सब जो होता है, एंड नॉन ड्यूरेबल्स जैसे साबुन या टॉयलेट के जो सामान होते हैं, या फिर सब्जी वगैरह जो भी कहते हैं, तो एंड इसमें तो सब्जी वगैरह नहीं आएगा, लेकिन जो टॉयलेट वगैरह के जो सामान होते हैं, या जो आप डेली रोज़मर्रा के चीज़ में जो आप यूज़ करते हैं, तो नॉन ड्यूरेबल सेक्टर्स जो होते हैं, उसने देखा ग्रोथ को नवंबर में रिबाउंड होते हुए। ठीक है, यानी कि बहुत समय के से जो है उसमें एक स्लोनेस आया था, तो उसको फिर से ऊपर उठते हुए देखा था। ठीक है, तो नवंबर में जो है ये ग्रोथ जो है रिबाउंड होते हुए देखा गया टू 10.3% एंड 7.3%, 12 मंथ एंड 25 मंथ हाई रिस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब समझिए, ये 10.3% जो है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए है, और 7.3% जो है ये नॉन ड्यूरेबल्स के लिए। ठीक है ना, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स के लिए। ठीक है, और ये जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो देखा गया 12 मंथ के हाई में देखा गया, और ये नॉन ड्यूरेबल्स जो है वो 25 मंथ के हाई में देखा गया रिस्पेक्टिवली। यही चीज़ बताता है कि क्रमशः एक के बाद एक, वो जो पहला जो यूज़ किया गया वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का यूज़ किया गया, और दूसरा जो यूज़ किया गया वो नॉन ड्यूरेबल्स की बात की गई। तो उसी के अनुसार जो है आपको ये दोनों उसका डाटा जो है वो रखना पड़ेगा। द थर्ड फैक्टर, जो तीसरा जो कारक था वो क्या था, दैट सीम्स टू हैव वर्क, जिसने जो लगता है कि ये काम किया है, तीसरा कारक नवंबर में, वो क्या था, इज द बाउंस बैक ऑफ द माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर का फिर से मतलब कि बाउंस बैक होना, उसमें फिर से उछाल आना, फॉलोइंग 2 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि 2 महीने की जो संकुचन थी, या 2 महीने की जो एक सुस्ती थी, ठीक है ना, या उसमें जो कमी थी, उसके बाद जो है माइनिंग सेक्टर में एक बाउंस बैक आया। ठीक है, ये किस वजह से आया, ड्यू टू अनसीजनेबली लॉन्ग मानसून, यानी कि ये जो है ना एक लॉन्ग मानसून इस बार था। ठीक है ना, लंबा एक मानसून था जो कि अनसीजनेबली था। ठीक है, ये मौसम के अनुसार था नहीं, तो अनसीजनेबली लॉन्ग मानसून की वजह से जो है ये माइनिंग सेक्टर में एक तेजी देखी गई, एक उछाल देखा गया। The mining sector saw growth come in at a reasonably strong 5.4% in November 2025. तो माइनिंग सेक्टर ने क्या देखा, ग्रोथ को देखा आते हुए एट अ रीजनेबली स्ट्रॉन्ग 5.4%, यानी कि अच्छा खासा, एक रीजनेबली मतलब अच्छा खासा, स्ट्रॉन्ग मजबूत 5.4% के दर से इसमें ग्रोथ आते हुए देखा इन नवंबर 2025। राइट, ऑल ऑफ दीज आर लेजिटिमेट रीजन्स, ये सारे जो हैं, ये सारे जो कारण हैं वो लेजिटिमेट हैं फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, टू पिकअप, ताकि ये बढ़ सके, टू पिकअप। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर लेजिटिमेट रीजन्स फॉर ग्रोथ टू पिकअप, मतलब ग्रोथ को ऊपर जाने के लिए ये सारे जो हैं एक लेजिटिमेट रीजन्स थे, एक वैध, एक सही कहिए या उचित कहिए इसको, ये कारण थे, बट आर नॉट सस्टेनेबल वंस। लेकिन ये सारे कारण जो है ना, ये कारक जो हैं वो सस्टेनेबल वंस नहीं है। वंस मतलब ये सारे जो रीजन्स हैं, ठीक है, या फैक्टर्स हैं, वो सस्टेनेबल नहीं थे, मतलब जिसको आप मेंटेनेबल नहीं थे। ठीक है, उसको लंबे समय तक आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते थे। द इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग सेक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका बिजली उत्पादन का, या फिर खनन जो क्षेत्र हैं,
विल बी बाउंड बाय, ये बंधे होते हैं या बंधे होंगे बाय द वैगरीज ऑफ द वेदर, ठीक है ना। वेदर यानी कि मौसम के अनिश्चितताओं से ये बंधे होंगे, ठीक है। ओवरऑल, समग्र रूप से कंज्यूमर डिमांड जो है हैज़ बीन स्लगिश, यानी कि वो जो है रहा है स्लगिश, सुस्त रहा है। एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स, और जो उद्योग के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, मतलब उद्योग पति लोग जो हैं, वो लोग जो हैं आर टॉकिंग ऑफ द जीएसटी रिलेटेड बूस्ट ऑलरेडी हैविंग, वो बातचीत कर रहे हैं या बता रहे, डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी रिलेटेड जो बूस्ट जो था वो पहले से ही खत्म हो रहा है, ठीक है ना, उसमें कमी आ रही है, एबिंग हो रहा है। एंड द फेस्टिव सीजन विल नॉट कम बैक अराउंड, और जो फेस्टिव सीजन जो है वो फिर से वापस नहीं आएगा अंटिल अक्टूबर नवंबर 2026, यानी कि अक्टूबर और नवंबर 2026 के पहले तक, अंटिल मतलब वो उस समय तक ये फेस्टिव सीजन वापस नहीं आएगा। चलिए, एक पैराग्राफ खत्म हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। इनफैक्ट द आईआईपी ग्रू जस्ट 3.3%। अब देखिए कहानी में मोड़ आती है, वहाँ तो आपको दिख गया 8% या 6.7%, लेकिन आईआईपी जो है उसमें जो बढ़ोतरी, जो वास्तव में जो है बढ़ोतरी कितना हुआ है, 3.3%, ठीक है। इन द लॉन्गर अप्रैल नवंबर पीरियड, अगर पूरे साल का अप्रैल नवंबर पीरियड अगर निकालें तो उसमें 3.3% ही बढ़ा है ये। द लोएस्ट फॉर दीज 8 मंथ्स, ये सबसे कम था इन 8 महीनों में इन एनी ऑफ द पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक ईयर्स, यानी कि कोविड के बाद, यानी कि कोविड जैसे महामारी के बाद, यानी कोविड-19 जैसे महामारी के बाद के सालों में जो है ये सबसे 8 महीने के सबसे कम में ये मतलब कि ये दर्ज किया गया है 3.3%। द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर, ये जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो कि कम दिन के लिए जो चलने वाला जो सामान होते हैं जैसे साबुन वगैरह जो है, कॉन्ट्रैक्टेड, उसमें कमी आई, 1% की कमी आई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस अवधि के दौरान, जो बताता है दैट द बूस्ट इन नवंबर, ये जो नवंबर में जो बूस्ट, जो एक उछाल जो था, एक बढ़ोतरी जो थी, इज नॉट इंडिकेटिव, ये कोई एक संकेतक नहीं था या संकेतक नहीं है, इंडिकेटिव नहीं है। दैट द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन नवंबर इज मोर एन एनोमली, यह कि यह जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो था नवंबर में, ये कहीं ज़्यादा विसंगति थी, मतलब एक एब्रेशन था, मतलब कि पहले ये 4-5 महीने जो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक था, आपको देखा गया कि उसमें जो है ग्रोथ रेट में कॉन्ट्रैक्शन आया है, जबकि नवंबर में अचानक जो है वो बढ़ गया, तो ये एक एब्रेशन था, एक विसंगति थी, ये कहीं ज़्यादा विसंगति थी, इसके बजाय कि ये जो है साइन ऑफ थिंग्स टू कम शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, ये बल्कि ऐसा चीज़ नहीं था, ऐसा एक संकेत नहीं था कि वो आए, यानी द साइन ऑफ थिंग्स टू कम शुड नॉट कम, ये जो है इसको मतलब कि एक सरप्राइज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, क्योंकि ये एक एनोमली था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्लियर दिस मंथ, अब बता रहा है कि आरबीआई जो है आपका इस महीने के शुरुआत में प्रिडिक्टेड, यानी कि भविष्यवाणी की थी, दैट ग्रोथ इन Q3, ठीक है ना, यानी कि Q3 जो आने वाला है वुड स्लो टू 7%, ठीक है ना, वो कम होकर कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा, फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 8%, यानी कि जो औसतन 8% था उससे ग्रोथ जो है घट के Q3 में 7% हो जाएगा इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, ठीक है, पहला 2 क्वार्टर्स में, ओके। ठीक है, द फोर्थ क्वार्टर इज प्रिडिक्टेड, अब चौथे क्वार्टर के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है कि वो कम होके जो है मतलब और ज़्यादा कम होगा, इवन फर्दर और ज़्यादा कम होगा टू 6.5%, यानी कि अब 7 नहीं, अब उससे आधा प्रतिशत और कम हो जाएगा। ऑल ऑफ द प्रीवियस हेडविंड्स, ये सारे जो पहले की जो चुनौतियां थी, जो बाधाएं थी, वो अभी भी जो है क्या है, वो बना हुआ है, स्टिल मतलब अभी भी बना हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है। द 50% टैरिफ्स बाय द यूएस, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो 50% का जो टैरिफ्स बढ़ाया गया है, आर स्टिल इन प्लेस, वो अभी भी अपने जगह पर है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स स्लगिश, जो निजी निवेश है वो अभी भी सुस्त बना हुआ है।
फॉरेन कैपिटल इज फॉलिंग आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो विदेशी जो पूंजी है वो जो है देश से बाहर जा रही है। द वीकनिंग रूपी, जो वीकनिंग रूपी है यानी कि कमज़ोर होता हुआ रुपया जो है, इज़ मेकिंग इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव, इससे जो है इम्पोर्ट्स जो है और ज़्यादा महंगा हो गया है। फॉर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, हमारा जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमारे जैसे जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए रुपया का यानी कि उसके मुद्रा का कमज़ोर होना वो इम्पोर्ट्स को और महंगा बना रहा है। रियल वेजेस आर नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ, जो रियल वेजेस है, वास्तविक जो मजदूरी है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। एंड कंज्यूमर डिमांड रिमेन्स टेपिड, और जो कंज्यूमर का जो उपभोक्ताओं का जो डिमांड है, मांग जो है वो बना हुआ है टेपिड, मतलब सो इन द सेंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ है। आयरोनिकली विडंबनावश, नवंबर पॉजिटिव इंडस्ट्रियल डाटा, नवंबर का जो सकारात्मक जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक आंकड़े हैं, ब्रिंग इनटू फोकस, ये ध्यान में लाते हैं द हेडविंड्स द इकोनॉमी इज रियली फेसिंग, वो हेडविंड्स, वो चुनौतियां जो इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था जो है वो वास्तव में क्या कर रही है, फेस कर रही है या उसको झेल रही है। तो आपने देखा कि एडिटोरियल में कैसा इसका विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों, लबोलुबाब यानी कि कंक्लूजन ये है कि नवंबर के आंकड़े एक मीठी टॉफी की तरह है तो है, लेकिन अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए हमें कड़वी दवा और ठोस सुधारों की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों से पार पा लेगी, या फिर वैश्विक मंदी और अमेरिकी टैरिफ हमें और पीछे धकेल देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके विचार पढ़ना चाहूँगा। अगर आपको यह एनालिसिस आसान या और मददगार लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इकोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं, और ऐसी ही गहरी और सरल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आने वाले वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।